हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नैलवाल। तो हम लोग पदार्थ विज्ञान का बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे थे। तो हमने पेपर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट था आयुर्वेद निरूपण, तो उसके हमने शुरू के 1.3 तक पॉइंट पूरा कर लिया था। अब अगला जो पॉइंट है 1.4 में इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो इस वीडियो से हम वो कवर करना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर पदार्थ की जो डॉक्टर प्रबोध येरावर जी की बुक है उससे हम पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली वीडियो को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सिद्धांत और उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। सिद्धांत का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। तो अब आयुर्वेद में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, कुछ थ्योरी है जिनको अगर हम आयुर्वेद पढ़ने से पहले उनके बारे में अगर जान लिया जाए तो इस शास्त्र को समझने में हमें हेल्प मिलती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अगर कोई मैथमेटिक्स में हमें कोई थ्योरम पता चल जाती है तो उस थ्योरम के ज्ञान से हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, ये आयुर्वेद को सॉल्व करने की, आयुर्वेद को समझने की एक थ्योरम आप मान लीजिए। तो इसीलिए इसे बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये टॉपिक रखा गया है कि अगर आपको आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप इजीली आयुर्वेद शास्त्र को समझ सकेंगे। आयुर्वेद के शास्त्र की भूमिका के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान रहेगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर आते हैं, आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व दिया है। किसी भी शास्त्र को समझने के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सिद्धांतों की ज़रूरत होती है, उसी को एक थ्योरी रूप में दिया गया है। किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। आयुर्वेद शाश्वत है। क्योंकि शाश्वत क्यों है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। शाश्वतता आयुर्वेद की समझाई गई थी कि कैसे वो शाश्वत है, क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत हैं और नित्य है। नित्य का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा जो कभी नष्ट ना हो, हमेशा हर जगह व्याप्त रहे। आयुर्वेद केवल एक औषधीय शास्त्र ना होकर एक विचारधारा है जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता से जीवित है। आयुर्वेदीय चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, अन्यथा यह एक जड़ी बूटी शास्त्र बनकर रह जाएगा। चिकित्सा शास्त्र केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों पर निर्भर होता है। मतलब आयुर्वेद एक साइंस है, यहाँ से भी प्रूफ होता है ये बात, क्योंकि इस साइंस के अपने एक सिद्धांत हैं। हर साइंस कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पर आधारित होती है, तो उसी तरीके से आयुर्वेदिक साइंस के भी कुछ प्रिंसिपल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आयुर्वेद के सिद्धांत सर्वथा अपरिवर्तनीय है और कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनका यहाँ पर नीचे नाम दे रखा है। ठीक है, जो है इसमें से भी जो सबसे मेन तीन सिद्धांत है जो सबसे ज़्यादा आधार है आयुर्वेद का, वो है एक पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत और सप्तधातु सिद्धांत। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कुछ सिद्धांतों का वर्णन करके उसकी उपयोगिता बताएं, तो उसमें ये 3 सिद्धांत तो कंपलसरी आपको लिखने चाहिए, क्योंकि यही सारे सिद्धांतों का आधार है। फिर इन्हीं से मिलकर ये जो बाकी के जो सिद्धांत बने हैं, ये इन सिद्धांतों पर ही एक तरीके से आधारित समझ लीजिए, या इन्हीं सिद्धांतों से ये बाकी के छोटे छोटे सिद्धांत निकले हैं। षड्रस, श्रोतस, लोक पुरुष, साम्य, व्याधित, रूपीय, ये सब मान लीजिए आप पंचमहाभूत से निकले हैं। त्रिदोष से निकला धातु पोषण, त्रिदंड, अग्नि, आहार, नवद्रव्य, और सप्त धातु से ये सब आपके सिद्धांत निकले हैं। तो इन 3 सिद्धांतों के बारे में आपको ज़रूर लिखना है, या अगर केवल नेम आए तो इनका नेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत कहते क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका पंचमहाभूत सिद्धांत। ठीक है, तो पंचमहाभूत सिद्धांत का परिचय यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पंचमहाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी सर्वतंत्र सिद्धांत की डेफिनेशन, कि जो सिद्धांत सभी तंत्रों के द्वारा मान्य होता है उसे पंचमहाभूत सिद्धांत कहते हैं। आयुर्वेद के अनेकानेक सिद्धांतों का यह आधारभूत सिद्धांत है। और त्रिदोष सिद्धांत द्रव्यों में रसवाद, द्रव्यों में भिन्नता,
और गर्भ विकास आदि विषयों को पंच महाभूत सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है। तो इन्होंने माना है कि ये जितने भी विषय हैं, त्रिदोष सिद्धांत, द्रव्यों में रसवाद, द्रव्यों में भिन्नता और ये गर्भ विकास, ये सब हम इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। अगर हमें इस सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, हमने समझ होगी, तो इन सारे विषयों को हम उसके अंदर ले सकते हैं। आदि लिखा है और भी कई विषय जिनको इस सिद्धांत की मदद से हम समझ सकते हैं। पंचमहाभूत सिद्धांत के बारे में अब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये आएगी बात कि पंचमहाभूत सिद्धांत आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचभूत कहा गया है। जैसे कि हमें पता है पंचमहाभूत ये होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसे पंचभूत या पंचमहाभूत दोनों कहते हैं। भूत और महाभूत एक ही चीज़ है यहाँ पर। इनकी कारण रूप या कार्य रूप ऐसी दो अवस्थाएं होती है। अब देखिए कारण रूप क्या है और कार्य रूप क्या है, इसमें आगे समझाया भी गया है। तो जो कारण रूप है किसी भी चीज़ का, कार्य कारण सिद्धांत भी आप आगे जाकर आप पढ़ेंगे। तो कारण रूप जो होता है वो होता है उस रूप में महाभूत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो कि आँखों से या इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। और कार्य रूप में जो महाभूत होते हैं वो स्थूल रूप में आ जाते हैं, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने महाभूतों की, एक है कारण रूप और एक है कार्य रूप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक पेन पड़ा है टेबल पे, उसको अगर आप देखें तो जो पेन आपको दिखाई दे रहा है, जिस पेन को आप उठा पा रहे हैं, जिस पेन को आप छू पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है कार्य रूप द्रव्यों का। इसको आप देख भी सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं। और कारण रूप क्या होगा, जब आप इसकी और डिटेल में जाएंगे और इसके अणुओं को, परमाणुओं को एटम लेवल पे अगर देखेंगे, जो आप नॉर्मल अपने, आज तो गैजेट्स आ गए हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप अपनी आँखों से देखना चाहें तो उन परमाणुओं को नहीं देख सकते हो। तो वो सूक्ष्म रूप महाभूतों का जो कहा गया है वो कारण रूप कहा गया है। आगे देखिए क्या लिखा है, कारण रूप महाभूतों को परमाणु रूप भी कहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, जो नित्य होते हैं। नित्य मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आप एक पेन को नष्ट कर देंगे लेकिन उसके परमाणु फिर भी उसी अवस्था में विद्यमान रहेंगे, उनको आप नष्ट नहीं कर सकते, उनको आप नहीं तोड़ सकते। आपने तोड़ा पेन है, यानी महाभूत के कार्य रूप को तोड़ा है, लेकिन आप उसके मॉलिक्यूल्स को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इन कारण रूप परमाणुओं के संयोग से कार्य रूप स्थूल महाभूत बनते हैं। वही परमाणु के संयोग से एक ऐसी चीज़ बन गई जो कि स्थूल थी, कार्य रूप थी, हम जिसे पहचान सकते हैं। संसार के अनेकानेक कार्य रूप द्रव्य इन कार्य रूप महाभूतों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या पॉइंट दिया है इन्होंने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रिय ग्राह्य गुण क्रमशः इन 5 महाभूतों के विशेष गुण हैं। यहाँ पर 5 महाभूतों के बारे में आया तो उनके विशेष गुणों की भी बात कर दी हमने कि उनके विशेष गुण क्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है और ये महाभूतों के विशेष गुण कहे जाते हैं। उसके बाद है द्रव्यों में पाए जाने वाले गुणवादी गुणों में भी महाभूतों की प्रधानता होती है। ठीक बात है कि द्रव्यों में पाए जाने वाले जो गुणवादी गुण हैं वो भी आगे जाकर आप देखेंगे कि उसमें भी महाभूतों की प्रधानता के आधार पर ही उन गुणों को नाम दिया गया है। कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसर्ग के कारण भी कार्य में प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि ये अभी आगे पढ़ेंगे कि भूतांतर प्रवेश क्या होता है, कि एक महाभूत से दूसरे महाभूत का जब संयोग होता है तो कैसे कार्य कारण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वो अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे। शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग, धातु, उपधातु आदि की उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या करा इन्होंने, पहले बता दिया कि पंच महाभूत क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक परिचय दे दिया है। फिर पंच महाभूत सिद्धांत के अंदर आता क्या क्या है, पंच महाभूतों की बेसिक प्रकृति क्या होती है, पंच महाभूत के कितने 2 रूप यहाँ पर बता दिए, कारण और कार्य। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि इसके विशेष गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब ये चरक सूत्र 26 का रेफरेंस है, सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे। देखिए यहाँ पर ये देखने की बात है, 5 कई बार हम पंच भौतिकम लिख देते हैं। मुझसे भी कई बार ऐसी गलती हो गई है कि मैंने ये श्लोक पंच भौतिकम लिख दिया है, लेकिन गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 भौतिकम लिखा हुआ है। तो श्लोक जब भी याद कीजिए उसे स्पष्ट रूप में याद करने की कोशिश कीजिए। सर्वद्रव्यम 5 भौतिकम अस्मिन् अर्थे।
ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे पंच भौतिक और पांच भौतिक में फ़र्क क्या है, तो यहाँ भी व्याकरण की दृष्टि से फ़र्क देखने को मिलता है कि अगर हम पंच भौतिक कहते हैं तो वो महाभूतों से संबंधित है, अगर हम उसे पांच भौतिक कह देते हैं तो पांच भौतिक का मतलब यहाँ पे आ जाता है उन महाभूतों से बनी हुई चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो उन महाभूतों से बनी हुई है, वो क्या है, यहाँ पर द्रव्य है। अब जैसे कि आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पतंजलि और पातंजल महाभाष्य। तो पतंजलि क्या है, पतंजलि ऋषि का नाम है, और पातंजल महाभाष्य पतंजलि के द्वारा जो बना है वो पातंजल है, और वो एक महाभाष्य यानी एक वो रचना का नाम है। इसी तरह पंच भौतिक और पांच भौतिक, पंच भौतिक आर महाभूत और पांच भौतिक उनसे बनी हुई कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन इन्होंने दे रखी है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की। उसके बाद भूत शब्द की एक व्याख्या आती है, यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है। आप एक बार इसे देख सकते हैं, लेकिन इसे याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुक्तावली के अनुसार इसकी क्या है, बहिरेंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण वत्वम भूतत्वम, यानी बाहरी इंद्रियों से जो ग्राह्य विशेष गुण हैं उसको हम भूत कह रहे हैं। क्या है कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले शब्द आदि विषय, अभी हमने पढ़े 5 विशेष गुण जिससे जिनमें वो हो वो भूत हैं। श्रोतेंद्रिय शब्द का अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया, ये आप याद कर सकते हैं कि श्रोतेंद्रिय, पहले हमने विशेष गुण बता दिए ऊपर, अब यहाँ हम बता रहे हैं कि कौन सी इंद्रिय से कौन सा विशेष गुण ग्रहण किया जाता है। तो श्रोतेंद्रिय से यानी कानों से शब्द का ग्रहण किया जाता है, स्पर्शनेंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण किया जाता है, चक्षु यानी नेत्रेंद्रिय से रूप का ग्रहण किया जाता है, रसनेंद्रिय यानी जिह्वेंद्रिय से जो है जीवा आपकी वो रस का ग्रहण करती है, घ्राणेंद्रिय यानी नासा इंद्रिय से आप गंध का ग्रहण, घ्राण मतलब नासा, नासा से लिया गया है। नासा बेसिकली, वैसे नासा जो है वो अधिष्ठान है, आगे जाकर आप इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठान में भी एक अंतर देखेंगे, तो अभी के लिए आप याद कीजिए घ्राण इंद्रिय जो नासा से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है कि भूत और महाभूत दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं, जैसे कि आगे आया था। आयुर्वेदीय संहिता और दर्शन शास्त्र दोनों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि ये भूत और महाभूत से भिन्न है। तो आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से हमें भूत और महाभूत में बहुत ज़्यादा अंतर देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर नीचे एक टेबल दी है, महाभूत अनुसार द्रव्यों के कर्म। तो ये जो कर्म हैं ये आपको आगे अगर याद होते हैं तो आप कर सकते हैं याद करने की दृष्टि से, कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो गुण हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप इसे रोज़ रिवीजन करके थोड़ा थोड़ा आप इसको याद कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ से हम देखते हैं भूतानुप्रवेश, एक हेडिंग आई है भूतानुप्रवेश, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये है पूर्व महाभूत उत्तर महाभूतों में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उत्तरोत्तर महाभूतों में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पूर्व महाभूतों के गुण भी आ जाते हैं। देखिए क्या कहने का मतलब है, एक महाभूतों का क्रम देख लेते हैं पहले, कि महाभूतों का क्रम जैसे ऐसे होता है, आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, जल, और फिर आ गई आपकी पृथ्वी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि पूर्व महाभूत उत्तरोत्तर महाभूत, मतलब आकाश जो है वो वायु में प्रवेश करता है, फिर आकाश और वायु जो है अग्नि में प्रवेश करते हैं, फिर ये तीनों मिलकर जल में प्रवेश कर रहे हैं, और ये चारों मिलकर पृथ्वी में। इसे कह रहे हैं हम कि पूर्व महाभूत उत्तरोत्तर महाभूतों में प्रवेश करते हैं। इसी कारण कि उत्तरोत्तर महाभूतों में अपने अपने स्वाभाविक गुण, मतलब वायु में अपने स्वाभाविक गुण के साथ साथ पूर्व महाभूत यानी आकाश महाभूत के गुण भी आ जाते हैं, क्योंकि इन महाभूतों का क्रमशः नीचे की तरफ अगर देखें तो ये उत्तरोत्तर भूतानुप्रवेश है। ठीक है, यानी फिर उसके बाद अग्नि की बात करेंगे तो अग्नि में अग्नि के साथ साथ वायु और आकाश के गुण पाए जाएंगे, जल में जल के साथ साथ अग्नि, वायु और आकाश के गुण पाए जाएंगे, पृथ्वी में पृथ्वी के साथ साथ इन चारों। तो इस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं भूतानुप्रवेश। इसका एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, क्या है कि आकाश महाभूत में केवल शब्द गुण होता है, वही जो मैं चीज़ आपको अभी समझा रही थी कि आकाश महाभूत में केवल
शब्द गुण होता है, वायु में उसके स्वाभाविक गुण स्पर्श के साथ साथ आकाश का शब्द गुण भी होता है, और अग्नि में उसके रूप के गुण के साथ साथ शब्द और स्पर्श, ठीक है, उसमें उत्तरोत्तर उसके अकॉर्डिंग गुण पाए जा रहे हैं। इसके बाद आया है, यहाँ पर समझाया है अन्योन्यानुप्रवेश या भूतानुप्रवेश। अब ये भूतानुप्रवेश को अन्योन्यानुप्रवेश भी कहा जा रहा है। ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा के कारण ही ये टिप्पणी में आ सकते हैं। महाभूतों का अन्योन्यानुप्रवेश क्या होता है या भूतानुप्रवेश क्या होता है, तो इसके कारण ही द्रव्य सभी भूतों के गुणों से युक्त हो जाते हैं। वेदांत दर्शन ने इसे पंजीकरण कहा गया। अब देखिए पंजीकरण वेदांत दर्शन ने कैसे बताया है, उनका बताने का तरीका थोड़ा अलग था। क्या है, इनके अनुसार प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग होता है और बाकी बचे आधे भाग में अन्य 4 महाभूतों का चतुर्थांश भाग होता है। कैसे, अब यहाँ पे इन्होंने डायग्रामेटिकली ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे अगर ये मानते हैं कि ये है आपका पूरा आकाश महाभूत, तो इस आकाश महाभूत में आधा पूरा अगर इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो इतना पूरा तो है ये आपका आकाश, ठीक है। इसीलिए इसे आकाश महाभूत कहा गया, क्योंकि इसमें आकाश जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसे आकाश कहा गया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो बाकी के जो इसमें 4 हैं महाभूत, वो इसके बाकी के आधे पार्ट में हैं। यानी बाकी के आधे को अगर आप 4 में डिवाइड करेंगे बराबर भागों में, तो उसमें बाकी के 4 महाभूत है। ऐसी हर एक एंटिटी के लिए है। वायु में भी आधी जो है वो पूरी वायु है और बाकी आधी में बराबर बराबर क्या डिवाइड हो रखे हैं, बाकी के महाभूत। तो ये क्या कहलाता है, ये वेदांत दर्शन ने इसे दिया है पंचीकरण नाम। तो ये भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कि पंचीकरण किसे कहते हैं। तो पंचीकरण की यहाँ पे परिभाषा लिख के कि कैसे कैसे प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग और बचे आधे भाग में अन्य 4 होते हैं, ये करके आप ऐसा एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या इससे अच्छा और कोई आप बना सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं जिसमें इस तरीके का कुछ प्रेजेंटेशन आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ लिया कि पंचमहाभूत सिद्धांत क्या है, उसके बारे में पढ़ लिया। अब उसी में आपके टॉपिक में ही है कि देयर सिग्निफिकेंसेस भी हैं। सिद्धांत तो पढ़ना ही है, उसकी क्या उपयोगिता है ये भी पढ़नी है। तो उपयोगिता हम यहाँ समझ लेते हैं। तो उपयोगिता है इसमें पहले है गर्भोत्पत्ति में पंचमहाभूत सिद्धांत कहाँ आ रहा है। तो शुश्रूष शारीर 5 में इसका रेफरेंस दिया है क्या, तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेजेन पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सन्ननति आकाशम विवर्धयति। इसमें क्या है, जो गर्भावक्रांति मतलब गर्भ के निर्माण के समय जब क्या होता है, शुक्र और शोणित का मिलन होके जब वो एक साथ मिलकर जब से उसमें चेतना स्थापित हो जाती है, ठीक है, जब वो एक भ्रूण की संज्ञा ले लेता है, तो तब से उसके बाद जैसे जैसा उसका विकास होता है, ये भी पंचमहाभूत सिद्धांत की मदद से समझा जा सकता है, क्योंकि पंचमहाभूत उसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे, इन्होंने बोला वायु विभजती, वायु विभाजन कर रही है, तेज एन पचती, तेज यानी अग्नि पचा रही है, आपा क्लेदयंती, आप जो है उसका क्लेदन कर रहा है, पृथ्वी संघनंती, पृथ्वी उसका संघनन कर रही है। संघनन यहाँ पे दिया है कॉम्पैक्शन, यानी उसको एक घनिष्ठ रूप, घन रूप प्रदान कर रही है। आकाश विवर्धयति, आकाश जो है एक्सपेंशन कर रहा है, उसको फैला रहा है एक भ्रूण को। तो एक चेतना अवस्थित में जो गर्भ है उसमें ये पंचमहाभूत इस तरीके से योगदान दे रहे हैं, तो हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत। क्या है कि वायु आकाश धातुभ्याम वायु आग्नेयम पित्तम अम्ब पृथिव्याम श्लेष्मा। त्रिदोष और पंचमहाभूत में क्या रिलेशन है ये भी पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि त्रिदोष में भी वात पित्त कफ भी महाभूत से मिलकर बने हुए। कैसे, वात में है वायु और आकाश, पित्त अग्नि है और ये है जल पृथ्वी। इस प्रकार से 5 महाभूत का संयोग से अलग अलग तरीके से संयोग होने पर वात पित्त कफ का निर्माण होता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि दोष से भी पहले महाभूतों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप सिद्धांतों को लिखना शुरू करेंगे तो अगर आप क्रम से लिखते हैं तो सबसे पहले आपको पंचमहाभूत सिद्धांत ही समझाना चाहिए, क्योंकि उसी पर अभी देखो आपको दोष आधारित है। अभी आप देखेंगे षड्रस भी उस पर आधारित है। षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत को भी अगर देखेंगे तो देखो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये भी इसी महाभूत से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। महाभूतों के ही अलग अलग संयोग से जो है वो ये रस बने हुए हैं।
तो आप इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, जो आपके ये हैं रस, इनका एक क्रम तो आपको याद ही रहेगा जनरली, मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कषाय, ये क्रम याद रखें। तो इसमें एक नंबरिंग से आप वो कर सकते हैं। अगर हम आकाश, यहाँ पर जो है आकाश वायु अग्नि को क्रमशः 1 2 3 4 5, अगर पंच महाभूतों को आकाश से शुरू करते हुए 1 से लेके 5 नंबर अगर हम दे दें, तो उनका महाभूतों का संयोग याद करने का एक ट्रिक हो सकती है। 54 53 43 23 21 और 25, ये अगर आप नंबरिंग याद कर लेंगे तो इससे आप रस और महाभूत में क्या संबंध है वो बता सकते हैं। जैसे मधुर रस है 54, यानी 5वें नंबर पे पृथ्वी आती है, चौथे पे जल आता है, ठीक है। अम्ल रस है पृथ्वी और अग्नि, 5वें पे पृथ्वी है, 3 पे अग्नि है। इस तरीके से ये आप एक नंबर का सीक्वेंस याद कर लीजिए कि 54 53 43 23 21 25, जिस भी लैंग्वेज में आपको 54 53 ये याद रहे तो आप ये। और अगर आपकी कोई और अच्छी से आसान ट्रिक हो तो आप वो भी बना सकते हैं। मैंने एक ट्रिक आपको यहाँ पर बता दी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कई बार। फिर है द्रव्य के गुण और पंचमहाभूत में, इसी तरीके से द्रव्यों के गुणों में और पंचमहाभूत सिद्धांत में एक रिलेशन आ जाता है। तो द्रव्यों के गुण क्या है, यहाँ पर द्रव्य हैं, वमन विरेचन ये सब कर्म कर रहे हैं, तो उसके आधार पे भी वो अभी अपने पंचमहाभूतों के आधार पर ही कर रहे हैं कि उसमें पंचमहाभूत में किसके कॉम्बिनेशन से वो बने हुए हैं, उसके आधार पर वो अपना कर्म कर रहे हैं। अब यूजी फर्स्ट ईयर में कई बार बच्चे आते हैं क्वेश्चन लेके, उन्हें क्योंकि अभी अभी उन्होंने पंचकर्मा ये सब पढ़ा नहीं है तो उन्हें इनका मीनिंग नहीं पता होता है। वमन क्या होता है, विरेचन क्या होता है, संशमन संग्राही, तो ये देख लेते हैं एक बार। वमन का मीनिंग होता है आपका पंचकर्मा में दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालने में, जिसे आप आम भाषा में वॉमिटिंग से समझ सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी भी वॉमिटिंग नहीं होता है, दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालना होता है। विरेचन को आप लूज मोशन से समझ सकते हैं, लेकिन विरेचन का अर्थ होता है दोषों को अधोमार्ग से बाहर निकालना। वैसे विरेचन कभी कभी दोनों के लिए भी यूज़ हो जाता है, ऊर्ध्व और अधो के लिए, लेकिन बहरहाल आप अभी इस लेवल पे विरेचन से लूज मोशन समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहना जा रहा है कि जो वमन द्रव्य हैं वो जो द्रव्य यानी जो औषधियाँ वमन कराती हैं उसमें इस महाभूत की प्रधानता होती है, और या फिर जिस औषधि में इस महाभूत की प्रधानता होती है, जिस द्रव्य में इस महाभूत की प्रधानता होती है, वो सभी वमन करा सकते हैं। इसी तरीके से विरेचन द्रव्य में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। फिर आता है संशमन। संशमन का मतलब होता है कि दोषों को शरीर से बाहर ना निकाल के वहीं पे उसकी दोषों का शमन करके उसके व्याधि को समाप्त कर देना, मतलब दोषों को बाहर नहीं निकालना। दोष जब कम अवस्था में प्रकोपित होते हैं या कम मात्रा में प्रकोपित होते हैं तो उसे संशमन चिकित्सा की जाती है, मतलब उसे मेडिसिन देके वहीं पे रोक दिया जाता है। तो ऐसे द्रव्य किस महाभूत के प्रधानता होती है, उनमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। फिर आता है संग्राही। संग्राही का मतलब होता है पकड़े रखना, ग्रहण करे रखना, ठीक है। तो ग्रहण करे रखने की ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे हमें कभी लूज मोशन हो गए तो वहाँ पे हमें मल संग्राही औषधियों की ज़रूरत पड़ती है, या कभी हमें बहुत रक्त बह रहा है तो वहाँ रक्त संग्राही औषधियों की। तो ऐसी औषधियों में वायु की प्रधानता होती है, वायु महाभूत की। फिर दीपन द्रव्य कौन से होते हैं? दीपन द्रव्य वो होते हैं जो डाइजेशन पावर को आपकी बढ़ाते हैं, दीप करते हैं, उसका दीपन करते हैं, यानी आपकी जो जठराग्नि है उसको और अच्छे से प्रदीप्त करते हैं। डाइजेशन की जो आपकी पावर है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो करते हैं वो हैं आपके दीपन द्रव्य। ऐसे द्रव्यों में या औषधियों में या आहार में कह सकते हैं आप, अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। फिर आता है लेखन। लेखन वर्ड क्या होता है? लेखन का मीनिंग होता है खुरचना, स्क्रैपिंग टाइप की। तो जो अगर मल आपके स्रोतों से अवरुद्ध होकर चिपक गए हैं तो उनको खुरच के बाहर निकालना पड़ता है। तो ऐसे द्रव्य जो ये काम करते हैं खुरच के बाहर निकालने का, उसे कहा जाता है लेखन द्रव्य। अग्नि और वायु। और भृंगण द्रव्य क्या होते हैं? जो आपके शरीर का पोषण करते हैं, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं। और जो भृंगण द्रव्य होते हैं, ब्रह्मण द्रव्य होते हैं, वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। इन सभी
की डेफिनेशन आप आगे जाकर द्रव्य गुण में भी पढ़ेंगे, आगे जो आपका सब्जेक्ट आएगा। लेकिन एक आपको ओवरव्यू देके ये बता दिया कि आपको ये वर्ड थोड़े थोड़े फैमिलियर लगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में नहीं पता होता है कि इन वर्ड की मीनिंग क्या होती है। तो ये था हमारा पंच महाभूत सिद्धांत और उसकी उपयोगिता। पहले हमने सिद्धांत के बारे में थोड़ा पढ़ा, भूतानुप्रवेश पढ़ा, पंचीकरण के नाम से भी आ सकता है वेदांत दर्शन का ये, और फिर उसके बाद हमने पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता पढ़ ली कि आयुर्वेद में कहाँ कहाँ पर इसकी हेल्प मिलेगी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको इस सिद्धांत की मदद से समझा जा सकता है। अभी के लिए आपके एग्ज़ाम में लिखने पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इनफ रहेगा। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए। अगली नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सिद्धांत, त्रिदोष, षड्रस और आगे जो दिए हुए हैं सिद्धांत, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।